नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू, थैंक यू। सर ये बताइए कि ईरान के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, विदेश मंत्री सवार थे, 9 लोग और भी उस जहाज में सवार थे, क्या वो सिर्फ आपको एक हादसा लगता है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, कोई साजिश भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो अंजू, इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि ये अजरबैजान और ईरान के बीच में आरस नदी पे थर्ड डैम था, जिसके ऊपर इनॉग्रेशन के लिए ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर गए थे, और अजरबैजान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट आए थे। ये डैम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरस नदी पे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था, और इसको इनॉग्रेट करने के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो 3 इनके हेलीकॉप्टर थे, और एक मेन हेलीकॉप्टर जिसके अंदर प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर सवार थे, वो जो है एक प्रकार से एक्सीडेंट हुआ। मगर उस पे रीजन क्या हो सकते हैं? देखो 4 वजह हो सकती हैं, मगर हम उन चारों वजह को एनालिसिस करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है कि उस समय जो मौसम था वो बहुत ख़राब था, फॉगी था, बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी बड़ी कम थी। तो एक तो हो सकता है वेदर के कारण, दूसरा है कि कोई टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट पड़ गया हो हेलीकॉप्टर में, तीसरा होता है पायलट एरर, कई बार पायलट से भी गलती हो जाती, वो भी है, और चौथा है कि कोई ना कोई सबोटाज हुआ हो, जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कैसे, उसको हम बारीकी से देखेंगे। तो पहले अगर हम ये देखें कि हो सकता है कि इस जो वेदर कंडीशन बहुत ख़राब थी और विजिबिलिटी बहुत थोड़ी थी, मगर उसके अंदर शक ये ज़्यादा होता है कि 3 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनकी एक एसओपी है कि वो कैसे उड़ेंगे। जब प्रेसिडेंट है तो वो एक के बाद एक उड़ता है, इसका मतलब जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर है वो नंबर 2 होगा, नंबर 1 एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो रास्ता दिखाएगा, और नंबर 2 प्रेसिडेंट का होगा, नंबर 3 जो पीछे से सुरक्षा करेगा। ये एक एसओपी होती है, हर एक देश में है। दूसरे एक एसओपी होती है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर में ट्रेवल नहीं करते। मिसाल के तौर पे इसमें प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही एक हेलीकॉप्टर में थे। वो ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ये तो एसओपी भारत में बहुत सख्त है और मुझे लगता है पूरे देशों में। तो सच्चाई यह है कि सबसे अचरज की बात है, मौसम खराब हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर दो हेलीकॉप्टर हैं वो बड़े आराम से पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन में, और उनका मिलाप होना चाहिए था इसके साथ, उसको पता भी नहीं चलता, वो लैंड कर जाते हैं और ये एक प्रकार ये एक्सीडेंट हो जाता है इसका, उनको पता भी नहीं चलता, ना वो कम्युनिकेशन में। जबकि वो दोनों हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर की एक प्रोटेक्शन है, वो मदद है। तो वो नंबर 2 जो जहाज चल रहा है वो नंबर 1 उसको रास्ता दिखाएगा, जो प्रेसिडेंट से आगे चलना है, मगर ऐसा लगता नहीं। बड़ी अचरज की बात है कि 2 हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं और पता लगता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट सवार थे वो एक्सीडेंट होगा, उसका पता भी नहीं चला। तो ये एक शक की घोड़ी लगती है कि ये ऐसे कैसे, एक ऐसा देश जो कि जिसके अंदर काफी एसओपीज हैं, और आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट उनके एक सबसे बड़े लीडर हैं आफ्टर सुप्रीम कमांडर जो आयतुल्लाह अल खमानी के बाद। तो ये एक कहीं ना कहीं शक लगता है। दूसरी बात जो है कि भाई हो सकता है कि कोई ना कोई मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, हाँ, मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर हो, साथ में कहीं ना कहीं पायलट का मिस्टेक भी हो सकती है। मगर जो पहला है कि वेदर है खराब है, उसके अंदर जिस प्रकार से 3 जहाज में से 2 पहुंच जाते हैं, एक रह जाता है, और वो नंबर 1 वीआईपी जहाज है, जबकि दूसरे उसके आगे पीछे चलने चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। तो ये बड़ा काफी शक है। दूसरा जो लास्ट हाँ या सर, जो आप ये कह रहे हैं ना कि पहले रास्ता दिखाते हुए जाना चाहिए था, आप सोचो ना कितने घंटे तक तो लापता ही रहा ये जहाज, किसी को पता ही नहीं चला कि गया कहाँ। तो ये कहीं ना कोई चूक तो है जो नंबर 1 और नंबर 3 था उनके बिहाफ पर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जहाज लापता हो गया, किसी खराब वेदर में फंस गया और बाकी 2 को कुछ भी नहीं हुआ? ये तो ठीक था कि जब एक ही हेलीकॉप्टर था और वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, चला था और उसका पता नहीं चला, तब तो मान सकते हो। जब उसके साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे, जो 2 हेलीकॉप्टर थे
वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए एक प्रकार से प्रोटेक्शन थे और उसकी नेविगेशन में हेल्प करनी थी और उनका आपस में कम्युनिकेशन हरदम रहना था। मगर यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। 2 हेलीकॉप्टर बड़े आराम से पहुंच जाते अपने डेस्टिनेशन। उनको ये भी नहीं पता लगा कि जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और उसके बारे में कुछ नहीं पता लगता कहाँ हुआ है, उसको ढूंढने के लिए बड़ा टाइम। तो सच्चाई है, शक की घड़ी तो बहुत ज्यादा घूमती है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो जो बात हम कर रहे थे कि पुअर वेदर कंडीशन या मैकेनिकल फेलियर या पायलट की गलती हो सकती है, वाकई इन तीनों चीजों में भी होने की पॉसिबिलिटी है। मगर एक जो सबोटाज है वो भी रूल आउट नहीं कर सकते। वैसे चैनल इसको अभी तक कवर नहीं कर रहे हैं, कुछ एक चैनलों ने कवर किया है। इसकी वजह है, देखो क्यों सबोटाज की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जो अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी, जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान की जीत का मेन कारण था जो हथियार इजराइल और टर्की ने उसको दिए थे, बल्कि जो ड्रोन दिए थे दोनों ने, और बाकी हथियार इवन बरकेतार ड्रोन, और उसी के कारण उसने आर्मेनिया पे जीत हासिल की थी और नारगोन कारबाख का एरिया जो है उसको जीत लिया था। जबकि उस समय आर्मेनिया की हेल्प की थी ईरान ने। ये एक समझने पड़ेगा, ईरान एक मुस्लिम देश है, उसने यूरोपियन देश की जिस पॉपुलेशन है क्रिश्चियन है आर्मेनिया, उसकी हेल्प की थी। जबकि जूस हैं इजराइल, उसने अजरबैजान की हेल्प की थी। और ये सुनने में आता है कि अजरबैजान और ईरान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर मोसाद काफी सक्रिय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल थे, मोसाद का हाथ हो। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, मगर ये भी एक एंगल रूल आउट नहीं हो सकता अगर सबोटाज है। दूसरा सबोटाज का एंगल ये भी है कि क्या कोई डिसेंट विद इन भी था, क्योंकि अगर आप देखें ईरान के अंदर भी सब कुछ ठीक चल नहीं रहा। ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, ईरान के जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ये भी है कि ये जो बेल जहाज हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं, वो भी बहुत पुराने हो गए हैं, क्योंकि ये 1979 जब ये मूवमेंट हुई थी उससे पहले कि ये हेलीकॉप्टर आए हुए हैं। इनके ऊपर स्पेयर पार्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये भी इनका भी वेयर टेयर बहुत हो चुका है। तो ये भी एक वजह है कि इनके पास अच्छे हेलीकॉप्टर नहीं है, उसकी ये भी वजह है। और दूसरी वजह ये भी है कि डिसेंट है अंदर कुछ एक लोग हैं जो कि इब्राहिम रियासी के अगेंस्ट थे। वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट में काफी काम ठीक नहीं चल रहा है, और अगर आप देखें काफी प्रदर्शन भी हुए हैं, औरतें भी सड़कों पे आई थी बुर्के के अगेंस्ट, उसको भी कुचल दिया था। और कहीं ना कहीं इनका जो पास्ट है इब्राहिम रियासी का, वो भी एक शक के दायरे में है। जिस प्रकार से उनको माना जाता है एक बहुत हार्ड लाइनर है, और वो आयतुल्लाह अल खमानी के सक्सेसर माने जाते थे। कि आयतुल्लाह अल खमानी जो कि सुप्रीम लीडर हैं, आज वो 85 साल के हो गए हैं, और अब आने वाले टाइम में इब्राहिम रईसी उनकी पोजीशन लेने वाले थे, सक्सेसर थे। तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आया है कि उनका जो पास्ट है ये बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है, और वो काफी सक्रिय हैं, इन द सेंस वो हार्ड लाइनर थे। जैसे आपने बताया कि अजरबैजान गए हुए थे ये, और अजरबैजान के इजराइल से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मोसाद भी वहां पर एक्टिव है। तो आपने शुरुआत में बताया कि जैसे इस दौरे के बारे में सिर्फ अजरबैजान और ईरान को ही पता था, किसी और को नहीं पता था। लेकिन क्या पता अजरबैजान ने इजराइल तक की जानकारी पहुंचाई हो। जब इजराइल मदद करता है अजरबैजान की आर्मीनिया के खिलाफ, तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, ये वाला एंगल भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यही बिल्कुल ठीक कहा अंजू। इसकी अगर सबोटाज की थ्योरी को माना जाए तो सबसे पहले उंगली उठती है मोसाद की तरफ कि अगर किसी ने सबोटाज किया तो कौन कर सकता है। और जैसे हमने ये पहलुओं को बताया कि अजरबैजान और इजराइल के रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, और अजरबैजान और ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में इजराइल ने अजरबैजान का साथ दिया था, इसी के कारण वो आर्मेनिया पे जीत हासिल की थी। और उस समय ईरान ने आर्मेनिया की हेल्प की थी, जबकि ईरान जो है एक शिया देश है और आर्मेनिया जो है एक यूरोपियन मेजॉरिटी देश है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क तो है बिल्कुल इसमें
कोई शक नहीं अंजू। सर दूसरा ये भी कि अभी आप देखो ना, मतलब कुछ महीने, 1-2 महीने पहले ही तो ईरान ने हमला किया था इजराइल पर। इजराइल के जख्म तो अभी हरे ही हैं, तो इजराइल तो हो सकता है कोई मौका तलाश ही रहा हो, इसलिए मुसाद का जो एंगल है उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है अंजू की अब जो रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गए थे इजराइल और ईरान के बीच में। अभी जब से इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू है, कम से कम काफी टाइम हो गया, अभी अक्टूबर 7 के बाद अभी 7 महीने हो गए हैं। वो में ये सच्चाई थी कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। जो भी ये एक प्रकार से इसके ग्रुप है, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है, हौती रेबल है, ये जितने भी टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको ट्रेनिंग, इनको मोटिवेशन, इनको फंडिंग ईरान ही करता था। ये इनके प्रॉक्सी थे। और ये सच्चाई है। यूं तो इसको माना जाता है इजराइल वर्सेस हमास, बल्कि ये इजराइल वर्सेस हमास नहीं, इजराइल वर्सेस ईरान है, क्योंकि ईरान ही इनको सपोर्ट करा था। और कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच के अंदर टकराव बहुत बड़े थे। और वो जब स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, जबकि सीरिया जो डमस्कस है वहां पर अटैक किया था कॉन्सुलेट में, ईरान की कॉन्सुलेट में इजराइल के मिसाइलों से और ड्रोन से, और उसमें 7 सीनियर लीडर ईरान के मारे गए थे। और ऐसे में पलटवार किया था ईरान ने इजराइल पे, और वो 40 साल के बाद एक पहली बार था किसी मुस्लिम कंट्री ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल पे। तो वो बात आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, वाकई बात है कि हाँ, ये जो इजराइल को लगा था कि अगर वो इसका जवाब नहीं देगा तो ये एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा। आज उसके ऊपर ईरान ने किया, कल को कोई और मुस्लिम वर्ल्ड भी कर सकता है। तो उसने दोबारा उसके ऊपर 13 तारीख के करीब दोबारा पलटवार किया था ईरान के ऊपर इजराइल ने, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं था। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, जिस प्रकार से आपस में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इजराइल कोई ऐसी सिचुएशन देख रहा था कि जहां पर टिट फॉर टैट हो, कि कोई ऐसा मौका मिले जबकि वो जवाब दे सके। तो अगर सबोटाज का एंगल है, क्योंकि अभी तक तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ज्यादातर यही कवर हो रहा है कि इसके एक्सीडेंट का होने का ज्यादा चांसेस हैं और उसके होने के वेदर कंडीशन है जो थी। मगर अगर सबोटाज का एंगल इसमें है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। अगर है तो फिर मुसाद का होने की चांसेस ज्यादा है, और उसकी वजह हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अंजू कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, क्योंकि मोसाद वहाँ सक्रिय है इस अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर में, और इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कुछ एक लोगों को मालूम था। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होंगी तब तक ये एंगल बरकरार रहेगा अंजू। सर ईरान के अंदर जो लोग हैं, जैसे आपने बताया कि ये जो राष्ट्रपति थे, इनका तो पास्ट बड़ा मतलब खतरनाक रहा है। मैंने तो ये पढ़ा कि इन्होंने 80,000 लोगों को, जब ये जज हुआ करते थे, मौत के घाट उतार दिया था। तो इनकी कोई इमेज बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती है। ईरान के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो इनसे नाखुश ही थे। लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान ये मान लेगा चुपचाप से कि ये एक हादसा है, खराब वेदर था इसलिए ऐसा हो गया? ईरान इस थ्योरी पे चलेगा, या ईरान को भी साबोटाज नजर आएगा? देखो अंजू, इसका कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो ईरान में ही होगी। ईरान इसको करेगा पुख्ता कि क्या इसका रीजन है। इसके अंदर काफी उंगलियां तो उठ रही हैं। जैसे शुरू में कहा कि भाई 3 हेलीकॉप्टर होने के बावजूद, एक हेलीकॉप्टर वीआईपी का एक्सीडेंट होता, 2 हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। तो ये ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या इसकी वजह हो सकती है, उसको वो अगर इन डेप्थ तक पहुंचेंगे तभी पता चलेगा क्या इसमें कोई सबोटाज एंगल है। अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई इन्वेस्टिगेशन में, मगर इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा कि जो कुछ एक डिसेंट था विद इन ईरान भी इब्राहिम रईसी को लेके, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए थे। वो एक हार्ड लाइनर थे, उनके अगेंस्ट लोग थे काफी। और जैसे बताया आपने, पास्ट उनका बहुत ही अलग था कि
हाँ, खौफनाक था। जो ईरान इराक वॉर के अंदर भी जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक प्रकार ह्यूमन राइट वायलेशन में उनको ऊपर काफी एक रिस्ट्रिक्शन भी थी, सैंक्शन भी लगाई हुई हैं यूएस ने। तो ये सच्चाई है, ये सभी एंगल हो सकते हैं। जो बाइडेन अपने वीकेंड वेकेशन को बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि इस घटना के बाद हालात बेकाबू हो सकते हैं, ईरान रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए वो छुट्टी बीच में छोड़कर आ गए हैं, या कुछ और वजह है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। ईरान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि वो अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है, क्योंकि उसने 93% जो है इनरिचमेंट यूरेनियम का कर दिया है। और इसीलिए 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो वो इससे जो न्यूक्लियर डील है, जिसके तहत इकोनॉमिक सैंक्शन निकाले गए थे ईरान पे, और ईरान ने वादा किया था कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, उससे वो निकल के थे बाहर, जिसको JCPO बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान लोगों का मूर्ख बना रहा है, ईरान के ऊपर हमने इकोनॉमिक सैंक्शन तो हटा दी, मगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाता जा रहा है। और इसलिए ये मतभेद थे, और ऐसा लगता है अब उस स्टेज पे पहुंच गया ईरान। अभी इकोनॉमिक सैंक्शन तो लगा रखे अमेरिका ने, मगर अभी ऐसा सिचुएशन में है ईरान कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट कर सकता है, तो वो बहुत ही लास्ट स्टेज पे है। ये एक, अगर वो ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है, जैसे कि 4 और देशों ने बनाए हैं, 5 P5 हैं जो सबको पता है, कि जिसके अंदर अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है, रूस भी, और 4 ऐसे देश हैं जो नॉन डिक्लेयर्ड है, जो बनाया, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, इजराइल भी है। मगर ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, जो वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यही नहीं कि इजराइल के लिए, ये सऊदी, UAE, उनके लिए भी डेंजर है, पूरे इलाके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इब्राहिम रासी उसकी तरफ जा रहे थे, एक हार्ड लाइनर थे, तो ये भी एक एंगल देखा जा रहा है। मगर ये सच्चाई है कि अब ईरान का क्या प्रोसीजर है। देखो, ईरान के अंदर वाइस प्रेसिडेंट काफी होते हैं, वो एक प्रकार जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ऐसे हैं। और जो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल जो वाइस प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मुबारक है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक 101 में है लिखा हुआ कि अगर प्रेसिडेंट मारे जाते हैं या इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको टेक ओवर करता है, और 50 दिन तक वो टेक ओवर रखता है। और इन दिस 50 डेज इलेक्शन दोबारा होते हैं प्रेसिडेंट के, और नया प्रेसिडेंट अब इलेक्ट होता है। इसका मतलब अभी मोहम्मद मुबारक जो हैं वो प्रेसिडेंट का जो ऑफिशिएट करेंगे, और अगले 50 दिन में नए प्रेसिडेंट की एक प्रकार से इलेक्शन होगा। सर, भारत ने भी एक दिन का शोक मनाने का ऐलान किया है कि राजकीय शोक रहेगा एक दिन का। तो और भारत ने तो अभी अभी ईरान के साथ समझौता भी किया था, वो चाबहार वाला। तो भारत के लिए तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, एक बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि भारत के रिलेशन ईरान के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, और हम उस पगार पे हैं कि अभी हमारे रिलेशनशिप बहुत और आगे बढ़ने वाले थे। अब हम ये देखते हैं कि जब ये JCPO से निकले थे अमेरिका, तो उसने इकोनॉमिक सैंक्शन दोबारा लगा दी थी ईरान पे, और उसने कहा कि हम 28% ऑयल लेते थे ईरान से, और ईरान से जो ऑयल था वो सस्ता भी था, और उसके अंदर इंश्योरेंस इनबिल्ट थी। मगर क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी थी अमेरिका ने, तो हमने 28 से 0 कर दिया था। हमने अपना इंपोर्ट बंद कर दिया था लेना ईरान से ऑयल, जो कि भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट किया था, इसमें कोई शक। मगर उस समय जब चाबार की बात आई थी, जब 2016 में ही हमने जब चाबार पे काम स्टार्ट कर दिया था, तो हमने अमेरिका को समझाया था कि चाबार पे इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा भारत को नहीं, इसका फायदा पूरे वर्ल्ड को है। और क्योंकि अमेरिका उस समय अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था, और उसको भी पता था पाकिस्तान से जाना अफगानिस्तान में बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके भी कन्वॉय पे हमला होता था। हमने ये बताया था कि चाबार एक ऑल्टरनेट रूट देता है अफगानिस्तान को जाने के लिए, बिना पाकिस्तान टच किए हुए। और उसके बाद अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में जाना, फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, और ये ईस्ट यूरोप और रशिया तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चाबार से
जो रास्ता बना रहे थे हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट जाना, ये पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए बहुत फायदे में है। ये 17 से 18% वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाएगा और 1.6% इकोनॉमी को बढ़ोतरी देगा। तो इसलिए एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। अमेरिका ने भी ये बोला था कि इसके ऊपर काटसा नहीं लगाया जाएगा और भारत इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहा था। इतने में जो ईरान था वो इससे ज्यादा खुश नहीं था कि वो देख रहा था कि भारत जो है प्रोग्रेस इसमें धीरे कर रहा था, क्योंकि डर था। तो अब भारत खुल के आगे आया है। जो इंडियन पोर्ट जो ग्लोबल कॉरपोरेशन भारत की कंपनी है, उसने चाबार पोर्ट जो है उससे अभी एक पैक्ट साइन किया 10 साल का कि हम वहां पर इन्वेस्ट भी करेंगे और उसके बाद इसको ऑपरेट भी करेंगे अगले 10 साल के लिए। अब ये डर है कि क्या अमेरिका इस पे सैंक्शन लगाएगा। हम सभी का यही है कि इंडिया का यही एक प्रकार से एम है। इंडिया ने बोला है कि अमेरिका इस पे सैंक्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका ने दी थी कि काटसा इस पे नहीं लगेगा, जिसको काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरी टू सैंक्शन है। मगर बीच में हुआ क्या कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि हमने तो ऐसा नहीं बोला, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगी हुई हैं, अगर कोई कंपनी ईरान के साथ डील करेगी तो उस पर सैंक्शन लगेंगी। तो अभी तक ये ओपन एंडेड था, मगर इंडिया बहुत इसके ऊपर अश्योर्ड है कि ऐसा नहीं करेगा। उसकी वजह है अंजू, उसकी वजह यह है, अगर आप देखें कि एक S-400 जो सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम हमने रूस से खरीदा, रूस के ऊपर भी सैंक्शन लगी हुई है। तो अमेरिका ने बोला था कि हम इस पे सैंक्शन लगाएंगे, तो ये टर्की ने भी खरीदा और चीन ने भी खरीदा। दोनों देशों पे सैंक्शन लगाई अमेरिका ने। टर्की पे तो सैंक्शन भी लगाई और F-35 जो एयरक्राफ्ट देने थे वो भी बंद कर दिया, कहता कि उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है S-400 लेने से, और उसने चीन पे लगाया, मगर उसने भारत पे नहीं लगाया। अभी तक भारत पे S-400 पे सैंक्शन नहीं लगी है, इकोनॉमिक सैंक्शन। और उसकी वजह यह थी कि भारत ने उसको यह बताया कि जब हमें पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम चाहिए था आपसे, तो अमेरिका ने हमें दिया नहीं ना, और अब आप दे रहे हैं जब भारत ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग थी और आज तक अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई, जबकि 3 रेजिमेंट 5 रेजिमेंट में से आ गई है भारत में। तो ऐसे में भारत को विश्वास है कि चाबार पोर्ट जो है, जो कि भारत ही नहीं सेंट्रल एशियन स्टेट और उसके बाद ईस्ट यूरोप और रशिया तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा, वो सबके बढ़ोतरी के लिए है, वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को फायदा देगा। इसलिए अमेरिका इस पे सैंक्शन नहीं लगाएगा। अंजू सर, आपको लगता है कि ईरान इजराइल को लेकर कहीं कोई एक्शन ले सकता है इस घटना के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद? जैसा हम मोसाद की बात भी कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति भी छुट्टियां बीच में छोड़कर आ गए हैं। आपको लगता है ऐसा कोई, आप देखते हैं कि ऐसे कोई हालात बनते नजर आ रहे हैं कि कहीं एस्केलेट कर जाए दोनों के बीच की टेंशन? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर ये प्रूव होता है कि ये इसके अंदर सबोटाज एंगल, अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है ईरान में और ईरान में ये प्रूव हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये प्रूव करती हैं कि इसमें किसी का हाथ नहीं है, बल्कि ये एक हादसा है और इसके मेन रीजन है कि वेदर खराब था और वेदर खराब से फॉगी कंडीशन थी, विजिबिलिटी पुअर थी, इसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर तो ये बात खत्म हो जाएगी। मगर अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आता है कि कहीं सबोटाज एंगल है, तो फिर वाकई आपके जो आपका इशारा है कि तो फिर ईरान और इजराइल के रिलेशनों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आएगी और फिर ये कहीं जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसको हम ऐसा कह नहीं सकते जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। हम जो अब हम बातचीत कर रहे हैं, हम हर एक पहलू को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मगर असली में क्या हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। और हम ये भी देख रहे हैं अगर ये होता तो क्या होगा। हमने उन चीजों को देखने की कोशिश की है कि भारत के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत ने, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमने एक दिन का शोक भी डिक्लेयर किया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी ईरान से रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। हमें ईरान के साथ रिलेशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यह है ईरान हमारे लिए गेटवे टू सेंट्रल एशियन स्टेट है, गेटवे टू रशिया है,
गेटवे टू ईस्ट यूरोप है, सबसे छोटा रूट होगा अगर चाबार वाले पोर्ट से रास्ता खुलता है। और यही नहीं, अभी सभी व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि भारत ने $3 बिलियन अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है और उसमें 174 प्रोजेक्ट्स थे। अभी तक उसमें 27 प्रोजेक्ट ही रेडी हुए थे जब अफगानिस्तान में तालिबान आया, तो बाकी प्रोजेक्ट सब खटाई में पड़ गए थे। मगर अब तालिबान के 1 साल के बाद 2.0 तालिबान और भारत के रिलेशन अनऑफिशियली अच्छे हुए और अब वो सभी प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है। तो यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत के लिए अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस दोबारा बढ़ गई। तो ऐसे में ईरान के साथ रिलेशन भारत के अच्छे हैं और अच्छे रहने चाहिए और इसके लिए भारत काफी कोशिश कर रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं और मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया, यूएई से, और उसमें हर देश उसको रिकॉग्नाइज करता है और अप्रिशिएट करता है। उसकी वजह यह है कि भारत किसी को एक के देश से दूसरे देश के लिए आपस में यूज नहीं करता। भारत सच्चे मन से अच्छे रिलेशन चाहता है। भारत चाहता है लड़ाई बंद हो। अगर बात करें इजराइल हमास की लड़ाई, तो हमारा पहलू यह रहा है कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक टेररिस्ट एक्शन था, हम इसके अगेंस्ट हैं। मगर जो अब पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, हम उसके भी अगेंस्ट हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि जब निहत्थे लोग मर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत होनी चाहिए, लड़ाई रुकनी चाहिए और इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 नेशन सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, इजराइल भी बने और पैलेस्टाइन। तो इसलिए भारत हर पहलू को देख के चलता है। अंजू, अजरबैजान की ईरान के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन तो थे नहीं, अर्मीनिया की मदद ही की थी अजरबैजान के खिलाफ ईरान ने, तो फिर अचानक से उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर इतनी ज्यादा क्या मजबूरी थी कि वहां पर गए ये राष्ट्रपति ईरान के, या उनको लग रहा था कि रिश्ते अब अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि अभी इकोनॉमी एक जो है वो आने वाले समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जियो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जो आरस नदी है अजरबैजान और ईरान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 हाइडल प्रोजेक्ट पहले ही बन चुके हैं, ये तीसरा बन रहा था। ईरान और अजरबैजान के रिलेशनशिप इंप्रूव होते तो दोनों देशों को फायदा है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो हमने कहा था जब लड़ाई हुई थी उस समय किस देश ने कौन सा साथ दिया था, मगर ये भी सच है कि ईरान और अजरबैजान अब एक समय पे अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी दोनों देशों को चाहिए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो राष्ट्रपति हैं वो गए हैं। वो इसलिए गए हैं कि इकोनॉमी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो जरूरी था कि दोनों तरफ से प्रेसिडेंट आए। तो मुझे लगता है कि सच्चे मन से दोनों कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप, तो ये भी एंगल है। तो इसलिए ये बिल्कुल कहना है कि कोई सबोटाज हो सकता है, इसको तभी कुछ कह सकते हैं जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि और उसकी तरफ होंगे। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। अंजू, चलिए सर, वो ब्लैक बॉक्स भी होता है, जब वो सामने आएगा पता चलेगा क्या स्थिति थी, उसी से एक तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन पहली नजर में तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि बाकी 2 जहाज तो निकल गए उस खराब वेदर से, सिर्फ यही जहाज क्यों फंस गया और बाकी दोनों जहाजों को पता तक नहीं चला कि वो जहाज कहाँ पीछे रह गया, जबकि उसे सेंटर में होना चाहिए था। तो ये सारे ऐसे पहलू हैं जिनको देखकर लगता है कहीं ना कहीं सैबोटाज की आशंका हो सकती है। लेकिन आपने इस मामले में जो तमाम तरह के पहलुओं पर मेरे दर्शकों को अहम जानकारी दी है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अंजू। जय हिंद। जय हिंद।